देखो फिर से स्वागत है आपका हमारे बैक टू बेसिक्स में। जैसे कि पहले आपको बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी फाउंडेशन को कवर करने के लिए। उस शेड्यूल में क्या था, आपको पहले बता दें कि वेडनेसडे को किसकी क्लास होगी, 11th आर्ट्स की जियोग्राफी क्लास होगी, और आपको संडे की कौन सी क्लास होगी, 12th की पॉलिटिकल साइंस उसकी क्लास होगी। तो संडे को हमने तो मिस कर दिया किसी इमरजेंसी वर्क की वजह से। आज मंडे है तो हम आज पहला वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप इसको आराम से देखना। अब देखो हम सीधे ही हमारा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में, एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज़ का जो पहला लेक्चर होगा। इस क्लास में क्या करेंगे, जैसे सबको पता है पहले से हम 12th की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, सब्जेक्ट होगा पॉलिटिकल साइंस। अब आपको पता है हमारा 2023 के आसपास से न्यू एनसीईआरटी लागू हो गई थी, ठीक है। ये रही न्यू एनसीईआरटी। देखो पहले दिक्कत आई थी हमको न्यू पढ़ना है या ओल्ड पढ़ना है, क्योंकि अभी 2-3 साल से हमारी न्यू एनसीईआरटी लागू हो गई है। तो अब ये देखो, अगर आपको बस सिलेबस कवर करना है, ओनली फोकस ऑन सिलेबस, अगर आपको सिलेबस कवर करना है तो आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, जो आपको अपने स्कूल में पढ़ाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हमारे एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज़ का ये मकसद नहीं था कि सिर्फ सिलेबस पूरा करना है, ये तो आपको स्कूल में भी करवा देंगे। हमारा मकसद है कॉन्सेप्ट पढ़ना। तो कॉन्सेप्ट कहाँ से आएंगे, ओल्ड एनसीईआरटी से, ठीक है। अब देखो हम समझते हैं कि ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस है। देखो ये आपकी क्या है, ये जो सारे चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हैं ये 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, ठीक है। आप अपनी बुक में देख सकते हो। सबसे पहला चैप्टर क्या है, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। अब सेम इधर देखो, इधर आपको कितने चैप्टर दिख रहे हैं, इस साइड आपको 7 चैप्टर दिख रहे हैं, इस साइड आपको 9 चैप्टर्स दिख रहे हैं। डिफरेंस कितने का, बस 2 चैप्टर का, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। और वो 2 चैप्टर कौन कौन से हैं, पहला चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा, ठीक है। और आपका दूसरा चैप्टर क्या है, यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। देखो हिंदी में बता, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का यहाँ पे डिफरेंस नहीं आता, और आपके नोट्स में आता है। वर्ड जो हम टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं उसमें आता है। मैं आपको सिंपल से यहाँ पे हिंदी में बता सकता हूँ। देखो ये हमारा है, आपने कोल्ड वॉर नाम सुना होगा, ठीक है। कोल्ड वॉर को हिंदी में बोलते हैं शीत युद्ध, ये आपने नाम सुना होगा, ठीक है। जब हमारे पूरे वर्ल्ड में शीत युद्ध चल रहा था, ये उसी का टाइम है, पहला चैप्टर इसी के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। फिर आपके थर्ड चैप्टर क्या है, आपको आज पता है, अगर आप थोड़े भी जागरूक हो, थोड़े बहुत भी आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, तो आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में किसकी हेजेमनी। हेजेमनी का मतलब होता है पावर कंट्रोल करने वाला, कौन सबसे पावरफुल है, ठीक है। तो हमारी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, अमेरिका। ये क्यों है, कैसे है ये पावरफुल, इसने पावरफुल कैसे बनाया। एक आज होता है डॉलर, जो हमारी करेंसी होती है, उसकी वजह से अमेरिका बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया है। तो इस क्लास में या इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे कि अमेरिका पूरे, जैसे हेजेमनी का ऑफिशियल वर्ड होता है वर्चस्व है, ठीक है। हिंदी में अगर हिंदी भी सुनना चाहते हो ये वर्ड होता है, तो ठीक है, इसमें यही पढ़ेंगे हम। अब मैं एक बार दोनों का कंपेयर करने से पहले आपको स्टोरी बता दूँ, हम चैप्टर्स कैसे कैसे पढ़ेंगे। अब देखो आप, कुछ लोग होंगे जो सिर्फ सिलेबस पर फोकस करना चाहते हैं, कुछ होंगे जो कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहते हैं। देखो इसमें भी हम कॉन्सेप्ट ही कवर करेंगे, लेकिन ये अगर आप ओल्ड पढ़ोगे तो आपके 2 चैप्टर की ज़्यादा समझ बनेगी। और देखो अगर आप 2 चैप्टर पढ़ो या नहीं पढ़ो, चाहे आप ओल्ड पढ़ो या न्यू पढ़ो, आपको पहला चैप्टर तो जरूर से ही पढ़ना पड़ेगा, ये आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। अभी समझाता हूँ क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके बैकग्राउंड ही कवर नहीं होगा, चाहे मैं ओल्ड पढ़ाऊँ चाहे न्यू पढ़ाऊँ, मैं बैकग्राउंड सबसे पहले कवर कराता हूँ। अगर हम न्यू पढ़ेंगे तो बैकग्राउंड के तौर पर हमें पहला चैप्टर यही पढ़ना पड़ेगा, कौन सा, द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, ये पढ़ना पड़ेगा। तो हम पहले ये पढ़ लेंगे। अब देखो मैं बताता हूँ आपके चैप्टर कैसे कैसे अरेंज हो रखे हैं। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, कोल्ड वॉर। देखो आपको शायद कुछ नहीं पता होगा कि कोल्ड वॉर क्या होता है, या फिर आप अगर 11th में तो भी आप ये चैप्टर देख सकते हो, क्योंकि 11th और 12th में ये दोनों मिक्स नहीं होते, दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं है या फिर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम कोल्ड वॉर समझेंगे। कोल्ड वॉर क्या होता है, सिंपली 2 देश को बीच की लड़ाई है, एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ रशिया, जिसको उस टाइम पे यूएसएसआर बोलते थे। इन 2 देश के बीच की लड़ाई है। अब आप सोचो यहाँ पे चलो ए क्यों लिखते हैं, हम यूएसए लिख देते, यूएसए और यूएसएसआर दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो दोनों में एक ना एक जीतेगा, ठीक है। तो कौन जीतेगा, हमें सिंपल सा पता है अमेरिका जीतेगा। अगर आपको नहीं पता तो एक बार सुन लो, अमेरिका जीतेगा। तो फिर आपके क्या हो जाएगा, अमेरिका का वर्चस्व है कि पूरी दुनिया में अगर अमेरिका जीता है तो अमेरिका वर्चस्व हो जाएगा। अब दिक्कत आती है अमेरिका कैसे जीता, यूएसएसआर ये दोनों मतलब सेम पावरफुल थे, तो यूएसएसआर कैसे हार गया, हार कैसे गया, इसकी स्टोरी भी पढ़ना पड़ता है। जरूरी है ना, जरूरी नहीं है जीतने वाले को ही देखो, हारने वाले को भी देखो कि वो कैसे हारा। तो आपका पहला चैप्टर क्या बन जाता है, सबसे पहला चैप्टर बन जाता है कोल्ड वॉर, पूरा समझेंगे कोल्ड वॉर क्या होता है, सब कुछ क्या होता है, ठीक है। फिर आपका दूसरा चैप्टर क्या हो जाएगा, यूएसएसआर कैसे हारा, इसी को आपने नाम दे दिया द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। देखो पहले 2 पोल थे, एक यूएस था और दूसरा क्या था, यूएसएसआर था। अब दोनों में से एक पोल रहेगा ही नहीं, तो इसका क्या मतलब होगा, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। हिंदी में बोलते हैं 2 ध्रुवता का अंत। अब सिर्फ एक ध्रुव बचेगा, वो कौन सा बचेगा, अमेरिका। इसी को बोलते हैं यूएसए का वर्चस्व। अब आप ध्यान से पहले 3 चैप्टर्स देखो क्या क्या है। सबसे पहले कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध का टाइम पूरा समझेंगे, शीत युद्ध क्या थी वो। फिर क्या था, एंड ऑफ बाइपोलरिटी, इसमें यूएसएसआर की पूरी कहानी पढ़ेंगे। यूएसएसआर क्या था, कैसे बना, ये बहुत सारे टुकड़ों में क्यों टूट गया, यूएसए से क्यों हार गया, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अगर यूएसए से हार गया तो यूएसए पावरफुल हो गया, तो थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ेंगे,
यूएसए का वर्चस्व या फिर हेजोमनी ऑफ यूएसए। ठीक है, देखो 3 चैप्टर कैसे एक दूसरे इंटरलिंक है। अगर आप ये 3 चैप्टर पढ़ोगे नहीं, अब सोचो आप न्यू वाली बुक में क्या पढ़ोगे, सिर्फ आप न्यू वाली बुक में ये एक चैप्टर पढ़ोगे। देखो ये यहाँ पे रहा सीधा डायरेक्ट, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, यहाँ पे एक ही चैप्टर पढ़ोगे। तो आप खुद सोचो, आपका ना ही बैकग्राउंड क्लियर है, ना ही अमेरिका की पावर्स का मतलब पता है, तो आपके कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होंगे। और ये मत समझना कि सिर्फ इसी एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डायनामिक रूप से आ रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। और क्वेश्चन आए या नहीं आए, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ओल्ड वाली एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ लिया कि यूएसए और अमेरिका क्या कर रहे थे, यूएसएसआर और रशिया दोनों लड़ाई कर रहे थे। अब जब दोनों लड़ाई करेंगे तो आपको पता है, जब आपके घर में कोई भी लड़ाई होती है तो आपको बचाने वाले या तो मम्मी पापा या फैमिली मेम्बर कोई भी आपके बीच में आ जाता है। आपके सोसाइटी में लड़ाई होती है तो कोई और आ जाता है, सोसाइटी में बड़े बुजुर्ग लोग आ जाते हैं जो आपके आसपास के मोहल्ले में रहते हैं। कोई 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होती है, 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ाई होती है, किसी अनजान व्यक्ति के बीच में, तो वहाँ पर पुलिस बचाने के लिए आ जाती है। सेम आप ये सोचो ना कि जब 2 देश लड़ाई कर रहे होते हैं तो उनको बचाने के लिए कौन आएगा, ना कोई होना चाहिए ना उनको बचाने के लिए। तो आज के टाइम पे प्रेजेंट में कौन है, वर्तमान समय में आपने नाम सुना होगा यूएनओ। इसको सिंपल यूएन भी बोलते हैं। यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं इसको, ये आपने नाम सुना होगा। यूएनओ की क्या भूमिका है किसी को रोकने के लिए, ठीक है, ये पढ़ते हैं। अब सोचो यूएसए और यूएसएसआर किसी गांव के 2 बहुत बड़े, गांव मतलब शहर मान लो, मुंबई मान लो, मुंबई के 2 बहुत बड़े गुंडे हैं। ठीक है, चलो आपको मैं एक कहानी से समझाता हूँ सिंपल। ठीक है, मान लो एक कोई शहर है, तो हम शहर ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल सा। शहर मान लो कोई सा जो आपने फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों में कौन सा, मुंबई देखा होगा, दिल्ली देखा होगा। ठीक है, ये मान लो एक सिटी है। ठीक है, अब इसमें 2 बहुत बड़े गुंडे रहते हैं। एक का एरिया ये है जिसको हम ए नाम देंगे, एक का एरिया वह है जिसको हम बी नाम देंगे। ठीक है, देखो एक का अपने एरिया में बहुत बड़ा दबदबा है, जो कहता है वो सब काम हो जाता है, कहीं पे बाहर जाता है तो इसे सब लोग उनके मतलब आसपास उनको घेर लेते हैं। और बी ऐसे में से इमेज बी की उसकी बहुत ज़्यादा पावर है। दिक्कत ये है कि ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। नहीं, अब आपने तो फिल्मों में देखा हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात क्या है, ए और बी आपस में कभी नहीं लड़ते। आपने देखा कि एक साइड का बहुत बड़ा गुंडा है, वो बी साइड वाले गुंडे से डायरेक्ट लड़ रहा है, उसके घर पे जाके या फिर कहीं बीच में मैदान में लड़ रहे हैं, नहीं, वो डायरेक्ट नहीं लड़ते। उनके चमचे होते हैं जो करते हैं, जैसे आपने कोई भी फिल्म देखी हो, मेरे को तो अभी नाम नहीं याद है, कोई भी देखी हो जिसमें वो चमचे आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो इनके भी बहुत सारे चमचे होंगे इनके नीचे, और इनके भी बहुत सारे क्या होंगे, चमचे होंगे। अब ये चमचे आपस में लड़ाई करेंगे, छोटी मोटी लड़ाई करेंगे, ये लड़ाई करते हैं। यही सेम हुआ था हमारे वर्ल्ड में, यही सेम हुआ था हमारे वर्ल्ड में। ए अमेरिका है और बी क्या है, यूएसआर है। इन्होंने आपस में कभी लड़ाई नहीं की, इनके चमचे पूरे दिन लड़ते रहते थे। एग्जाम्पल देखो, हम ये पढ़ेंगे, हमें पहले एग्जाम्पल देता हूँ। कोरिया 2 पार्ट में डिवाइड था। एक नॉर्थ कोरिया जो आज के वो किम जोंग चल रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक है, उनको बताते हैं। एक होता है साउथ कोरिया, जो आपने नाम सुना होगा, जहाँ के ड्रामा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ के, जिसको आप के ड्रामा बोलते हो। वो BTS भी यहाँ का ही है। ठीक है, अब देखो नॉर्थ कोरिया को किसने सपोर्ट किया था, यूएसएसआर ने, और साउथ कोरिया को किसने सपोर्ट किया था, यूएसए ने। ये दोनों कभी आपस में आज तक लड़े नहीं, फिर भी पूरी दुनिया को लड़ा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात समझ गए। अब देखो होता है ना फिल्मों में कि कोई गुंडे होते हैं, उनके अंडर में कोई एक बंदा काम करता है, उस बंदे में इतनी पावर की वो सबसे आगे बढ़ना चाहता है कि मेरे को एक नया गुंडा बनना है, मैं इनके नीचे काम नहीं करूँगा। सेम वैसे ही अमेरिका और यूएसआर को दोनों को देखते हुए बहुत सारे और छोटे मोटे पावर्स उभरे, जैसे कि यूरोपीय यूनियन एक पावर बना, चाइना खुद एक पावर बन गया। हम पढ़ेंगे चाइना का, जब टॉपिक पढ़ेंगे चाइना को पढ़ेंगे कि चाइना इंडिया से भी आगे कैसे निकल गया, जबकि ये ना इंडिया से 1-2 साल बाद में आज़ाद हुआ था। चाइना 1949 में आज़ाद हुआ था और इंडिया हुआ था 1947 में। आप कुछ सोचो, 2 साल बाद जो आज़ाद हुआ वो आज पूरे अमेरिका के टक्कर के बराबर निकल गया आगे, और इंडिया को तो कितने पीछे छोड़ दिया। जबकि आज के टाइम पे इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन कितनी है, लगभग इक्वल है, बल्कि इंडिया तो उससे आगे निकल गया है। ये ना बहुत ज़्यादा सोचने की बात है कि चाइना ने ऐसे क्या किया जो आज इतना आगे निकल गया। आज पूरे टेक्नोलॉजी पे चाइना का कंट्रोल है, जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उस पर चाइना का कंट्रोल है। तो ये छोटे छोटे पावर्स लिख लिए, ये हम पढ़ेंगे आपके अगले चैप्टर्स में। ठीक है, देखो पहले हमने 3 चैप्टर पढ़े, कोल्ड वॉर, फिर दो ध्रुवता का अंत, एंड ऑफ बाइपोलरिटी, फिर हमने पढ़ा अमेरिका का वर्चस्व है, अमेरिका की सुपर पावर। फिर देखो अल्टरनेट सेंटर पावर्स, इन दोनों के बीच में छोटे छोटे पावर्स लिख लेंगे जो मैंने एग्जाम्पल बता दिया। इसमें से एक पावर होगा आपके सार्क कंट्रीज, हम पढ़ेंगे ना सार्क क्या होगा। देखो एक ये हो गया मतलब यूरोपीय यूनियन हो गया, चाइना हो गया, सार्क हो गया, आसियान हो गया। अभी आपको कुछ नहीं पता, ये मान लो छोटे छोटे ग्रुप्स है, 4-5 देशों ने मिलकर सोचा अब एक देश तो अमेरिका और रशिया जैसे पावरफुल नहीं बन सकते, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा हम 5-10 कंट्री मिलके उनके बराबर हो जाएंगे। तो जैसे यूरोप में 28 कंट्री हैं, सार्क में 7 से 8 कंट्री है,
आसियान में 10 अभी 11 हो गए, तो पहले 10 कंट्री थे। इससे इन सारे ग्रुप ने मिलके क्या बनाए, पावर ग्रुप्स बनाए, तो वो पढ़ेंगे। अब देखो हमारा इंडिया सार्क में आता है, तो हमें सार्क के बारे में पढ़ना पड़ेगा ना कि क्या क्या होता है सार्क का मतलब। हमें पाकिस्तान के बारे में पढ़ना होगा, पाकिस्तान इंडिया दुश्मन क्यों है। हमें चाइना के बारे में पढ़ना होगा, हमें बांग्लादेश के बारे में पढ़ना होगा कि बांग्लादेश को हमने कैसे आज़ाद कराया, कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, ये सब पढ़ना पड़ेगा। फिर हमने नेपाल के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि नेपाल क्या था, भूटान के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर हमें श्रीलंका के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये सब बारे में पढ़ेंगे अगले चैप्टर, जिसका नाम है कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको कि इन सब के बीच में लड़ाई होगी, लड़ाई को रोकने के लिए कौन चाहिए आपको, कोई चाहिए बीच में आने वाला, यूएन जैसे हो गया, ये हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूएन। इसमें बहुत सारे पढ़ेंगे, लेकिन मेन फोकस रहेगा यूएन पे, ठीक है। बस इतनी बात समझो एक बार। अब देखो इतनी बात समझने के बाद अब हमारे पूरी दुनिया में बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे देश है, ये लो बहुत सारे देश है। अब आप ये ऐसे मानो ना, बहुत सारे देश मत मानो, ये मान लो बहुत सारे क्या है, पर्सन है, बहुत सारे लोग हैं। जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ, क्योंकि कोई कभी शांति से बैठ ही नहीं सकता हमारी दुनिया में, तो लड़ाइयाँ होगी, सीधी सी बात है। उसको हमने रोकने के लिए बनाया हमने यूएन, ठीक है। अब लेकिन यूएन कहाँ पे रोक पा रहा है। अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर 4 साल से चल रही है। ईरान अमेरिका पे लड़ाई कर रहा है, कभी पाकिस्तान इंडिया पे हमले कर रहे हैं, आतंकवादी भेज रहे हैं, कभी चाइना ताइवान पे हमले कर रहे हैं, ईरान इजराइल हमले कर रहे हैं, कभी इजराइल फिलीपींस पे हमला कर रहा है। पूरी दुनिया में लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ चल रही है। कभी अमेरिका वेनेजुला पे कंट्रोल कर रहे हैं। सोचो कितनी लड़ाइयाँ चल रही है। यूएन तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये पढ़ेंगे ना यूएन कितना सक्सेसफुल रहा, यूएन कितना सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन सीधी बात, एक बात हमें समझनी है कि लड़ाइयाँ हो रही है। अब जब लड़ाइयाँ हो रही है तो उन लड़ाई को तरीके क्या है। अब ये वो वाले तरीके नहीं रहे कि मान लो अब इस देश पे अटैक करना है, अब आपको ये वाला देश इस देश पे अटैक करेगा तो अपनी सेना भेज देगा। सेना वाले ज़माने गए, सेना वाले ज़माने गए। अब लड़ाई होती है आतंकवादी भेज गए, जैसे पाकिस्तान करता है, आपको पता है। ज़माने होते हैं न्यूक्लियर वेपन से, पहले ऐसे बंदूकें लेके तलवारें लेके हमले नहीं होते, अब होते हैं। क्यों होते? दूसरी दिक्कत ये युद्ध होते क्यों है। अब इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम 7 चैप्टर्स में, ठीक है। अब देखो जब सारे लोग इतने लड़ाइयाँ करेंगे, अब लड़ाई में एक बार थोड़ा सा बता दे लो लड़ाई क्यों होती है। इस चैप्टर में आपके 4 फैक्टर्स दिए हुए लड़ाई क्यों होती है। सबसे पहले लड़ाई होती थी लकड़ी के लिए, ठीक है। सब उस ज़माने में जहाज़ें बनती थी, सब लकड़ी से बनती थी, तो लकड़ी के लिए लड़ाई होती थी। फिर धीरे धीरे लड़ाई होने लगी ऑयल के लिए, जिसको तेल, जिसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, जिससे डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, नेचुरल गैस बनती है, उसके लिए लड़ाई होने लगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जहाज़ बनने लगा, पानी वाली जहाज़ बनने लगी, हवाई जहाज़ बनने लगी, तो लड़ाइयाँ भी उनसे होने लगी। अब उनके लिए तेल चाहिए, तो तेल की वजह से लड़ाई होने लगी, ठीक है। धीरे धीरे हथियारों का साइंस बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, धीरे धीरे ऑयल से हम कहाँ पे शिफ्ट हो गए, हम हो गए न्यूक्लियर एनर्जी पे शिफ्ट हो गए। तो अब लड़ाई उनके लिए लड़ने जाने लगी, किसके पास कितने ज़्यादा न्यूक्लियर है। जो अभी यूएस ईरान का युद्ध हो रहा है वो मेनली न्यूक्लियर पावर की वजह से ही हो रहा है, कभी आएगा तो समझा देंगे आपको। फिर न्यूक्लियर हो गया सबसे पहले लकड़ी के लिए, फिर ऑयल के लिए, फिर न्यूक्लियर पावर के लिए। अभी 4th फैक्टर आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द 4th फैक्टर भी आने वाला है। 4th फैक्टर क्या है, बहुत बड़े जो होते हैं थिंकर्स वो बताते हैं कि जब भी अगली लड़ाई होगी वो पानी के लिए होगी। इवन किसी ने ये तक बताया है कि जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा वो पानी पीने के लायक जो पानी है उसके लिए लड़ाई होगी। देखो कितनी जो फैक्टर्स है कैसे कैसे चेंज होते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम सीधे चैप्टर आगे बढ़ते हैं, हमारी आगे कहानी कैसे बढ़ती है। तो लड़ाई हो रही है, अब जब लड़ाई होगी तो लकड़ी कटेगी, ऑयल जलेगा, परमाणु बम होंगे, विस्फोट, धुआं, आग, पता नहीं क्या क्या होगा, ये सब इन्वायरमेंट को डैमेज करेंगे। तो अगले चैप्टर में वही पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। जब ये सारा कुछ समझ लोगे तो लास्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। एक एग्जांपल से आप पूरी बात समझ जाओगे। एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ चैप्टर्स के नीचे। आपको कोविड-19 के बारे में पता है। कोविड-19 कुछ नहीं है, 2019 में है, इसके लिए इसको कोविड-19 बोलते हैं। 2019 में कोविड-19 आया था। कहाँ पे आया? चाइना के एक वुहान शहर में, जिसका नाम था वुहान। ये चाइना का एक छोटा सा शहर है, वहाँ से कोविड निकला। पूरी दुनिया में कैसे फैला ये सोचो ना, कि अगर वहाँ से निकला तो वहीं पे रहना चाहिए। ये फैला ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आज हमारी पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन के फेज में। अगर आप अभी ग्लोबलाइजेशन नहीं समझ रहे हो तो इतना समझ लो, एक छोटा सा गांव होता है, गांव में लोग एक दूसरे घर आते हैं, सबको जानते हैं, वैसे ही होता है सेम। अब ये गांव नहीं, आपका गांव नहीं, ये पूरी पृथ्वी ही गांव बन चुकी है। जो पूरी पृथ्वी वो एक गांव की तरह हो गई है, ठीक है। अर्थ इज़ लाइक ए विलेज। बस इससे अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आराम से समझ में आ जाएगा, किसी बात की टेंशन नहीं है, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार है ना 1 मिनट में समराइज़ कर देता हूँ अभी तक मैंने क्या क्या बोला। अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका बस सिलेबस कवर होगा। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट कवर होगा। डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस बस 2 चैप्टर का। कौन से चैप्टर का? कोल्ड शीत युद्ध वाले चैप्टर का और अमेरिका का वर्चस्व क्यों है, ये 2 चैप्टर्स का है। और फिर मैंने आपको स्टोरी बता दी
कि कोल्ड वॉर शुरू हुआ। कोल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ? पहले वर्ल्ड वॉर के कारण और दूसरे वर्ल्ड वॉर के कारण, ठीक है। वो अभी हम बैकग्राउंड में पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। मैंने एक बात होती है, तो मैंने पहले बताया था कि क्लास की टाइमिंग क्या होगी, क्लास की टाइमिंग लॉन्ग होगी, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे, स्टोरी टेलिंग करेंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, इसलिए टाइमिंग ज़्यादा होनी है, ठीक है। अब देखो, हमने कोल्ड वॉर पढ़ लिया। जब कोल्ड वॉर खत्म होगा तो इसी को बोलेंगे एंड ऑफ बाइपोलरिटी, मतलब दो में से एक देश का खत्म होना। इसी को, ये चैप्टर का नाम यही है कि अगर दो पावर है उसमें से एक खत्म हो जाएगी, और खत्म कौन हुई? यूएसएसआर। तो आप इस चैप्टर में देखोगे कि हाँ यूएसएसआर के बारे में पढ़ना है। फिर अगर यूएसएसआर खत्म हो जाएगा तो बचेगा कौन? यूएसए, मतलब अमेरिका, तो उसकी पावर रहेगी। तो तीसरे चैप्टर में ये है। फिर इन दोनों देशों को देख के छोटे छोटे और देश हो गए ना, जो चाहेंगे कि हम भी बड़े पावरफुल बने, हम भी अमेरिका की तरह बने, हम भी रशिया की तरह बने, तो बहुत ज़्यादा पावर्स आएंगे। यही तो है आपके फोर्थ चैप्टर, सेंट्रल पावर्स, ठीक है। इसमें से एक पावर का नाम होगा सार्क। अब देखो, आप ऐसे पावर बनना चाहते हो जिसमें इंडिया खुद शामिल है, तो जरूरी है ना उस पावर को पूरा का पूरा पढ़ना ही पड़ेगा आपको। जैसे सार्क अभी बताया था, तो ये पढ़ेंगे कॉन्ट्रेमरी साउथ एशिया में। सार्क में टोटल 7 देश आते हैं, आपको कम से कम 5 देशों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और म्यांमार हो गया, ठीक है। और स्पेशली चाइना, इन 6 कंट्रीज़ को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैं बताऊंगा ना सारी कंट्री क्यों काम आते हैं, हमेशा क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। फिर देखो, अब इतने सारे पावर्स बन गए आपके, अमेरिका, चाइना, रसिया, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो पावर नहीं है, वो लुच्चा टाइप का, ठीक है, सॉरी फॉर देट, बट है वो, पाकिस्तान ऐसा ही है। तो इन सब के बीच में लड़ाई होगी, तो उनको रोकने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए। इसलिए मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे कि यूएन। तो ये यूएन बने बांधे, तो आपके चैप्टर 6 में ये पढ़ेंगे यूएन क्या होता है, इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। फिर आपके आता है कि लड़ाई का तरीका क्या है। पहले लड़ाई हथियारों से होती थी, आजकल लड़ाई हथियारों से नहीं होती। आजकल एक आप उसके अंदर वायरस छोड़ दो, उसमें टेररिस्ट छोड़ दो, न्यूक्लियर बम छोड़ दो, ये सारे आज के तरीके जो हम पढ़ेंगे। आपने एक साइबर सिक्योरिटी का नाम सुना होगा, साइबर सिक्योरिटी भी नए तरीके हैं लड़ाई करने के, ठीक है, वो पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा कि इतने सारे लड़ाइयाँ हो रही है, इतने सारे सब कुछ हो रही है, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है, तो वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इतने सब कुछ लोग एक दूसरे इधर जा रहे हैं, पूरी दुनिया इम्पैक्ट हो रही है, कैसे हो रही है, वो पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन में। तो ये पूरा समरी हो गया कि हम पूरे सीरीज़ में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कमेंट्स में बॉक्स में बता देना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, छोटा मोटा, 11th क्लास, 12th क्लास, 6th क्लास, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे वो सब्जेक्ट रिलेटेड हो या सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको आंसर उसका ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमें पॉलिटी में ये लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ, ये देश वो देश क्या करे, ये क्यों बढ़ा, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हम अभी ये समझेंगे प्रासंगिकता क्या होती है, हम इस बुक में ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं। रिलेवेंस, इसको बोलते हैं रिलेवेंस, मतलब प्रासंगिकता, आज के टाइम पे ये क्यों ज़रूरी है, इसको प्रासंगिकता बोलते हैं। देखो, सबको पता होगा कि अभी यूएस और इसराइल का वॉर चल रहा है, यूएस और ईरान का। पेट्रोल के दाम महंगे हुए, क्यों हुए? क्योंकि ईरान ने ऑयल की सप्लाई बंद कर दी। अब अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, तो भारत पे क्यों इम्पेक्ट हो रहा है? ये हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि हम उन पे डिपेंड है ना। आज भारत का 90% क्रूड ऑयल कहाँ से आता है? क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से, आयात होता है, आयात, सॉरी ये 2 एक्स्ट्रा लाइनें लिख दी, आयात होता है। आयात मतलब हम बाहर से मंगाते हैं, हमारे पास है ही नहीं क्षमता क्रूड ऑयल की। 150 करोड़ लोगों को भारत नहीं हिला सकता ना, बाहर से ऑयल मंगाना ही पड़ेगा। और जब युद्ध हो गया तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ब्लॉक हो गई। सेम हुआ था रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से। अब ये क्यों लड़ रहे हैं? अब लड़ तो चलो लड़ रहे हैं, छोड़ो उनको, कोई पूछेगा क्यों लड़ रहे हैं, तो आपको एज ए पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए क्यों लड़ रहे हैं, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे क्यों लड़ रहे हैं। दूसरा, कोविड-19 का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, चाइना से वायरस निकला और पूरी दुनिया में फैल गया, क्यों? कितने लोग मरे? 60 लाख लोग तो भारत में मर गए, ये तो सरकार का आंकड़ा है, सोचो असली में कितने लोग मरे होंगे, ठीक है। फिर होता ऑपरेशन सिंदूर, मैंने बताया था आजकल लड़ाई वैसे नहीं होती जैसे आप सोचते हो, सीधे ही इधर से मिलिट्री आई, उधर से आई और लड़ाई होगी, नहीं। पहले लोग टेररिस्ट भेजेंगे, वो हमारे लोगों को मारेंगे, फिर हमको एक्शन करेंगे। लड़ाई ऐसी होती है। साइबर सिक्योरिटी, पानी को रोक देना। अभी जस्ट ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, सच में सुना होगा कि क्या होगा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ये क्यों लिखी थी बात, ये आप पढ़ोगे ना तभी समझ में आएगी ना। उन्होंने टेररिस्ट भेजे थे, ठीक है, टेररिस्ट उन्होंने हमारा खून बहाया। आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में एक सिंधु नदी है जो भारत और पाकिस्तान दोनों से होके निकलती है, ठीक है, बहती है। हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हो रखा है, इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब संधि हो रखी है हमारे दोनों के बीच में कि उसका पानी कौन कौन यूज करेगा। तो आज ऑलमोस्ट 60% या फिर आप मान सकते हो 44 या 45% उसका पानी पाकिस्तान यूज करता है और 40% इंडिया यूज करता है। बाकी के जो छोटे मोटे थे वो चाइना और अफगानिस्तान यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने, है ना, वो मेनली भारत से होकर गुजरती है नदी। इसका मतलब क्या हुआ
हम वो हमारा खून भी ले रहे और हमारा पानी भी ले रहे। समझ रहे हो ना क्या दिक्कत है? ये तरीके होते हैं लड़ाई करने के। अगर मान लो इंडिया ने ऐसा किया होता तो इंडिया क्या करता? वो पानी रोक देता। पानी रोकने से पाकिस्तान के कितने लाखों लोग भूख से प्यास से मर जाते। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम भगवान बुद्ध के देश है, भगवान राम के देश है, ऐसा नहीं करते। तो आपको समझ में आएगा ना क्यों ज़रूरी है ये सब पढ़ना, क्योंकि आपको रीजंस पता होने चाहिए सबके पीछे ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो इन सबको रोकने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना, N14 इन सबको रोकने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। कहाँ पे वो कोई कुछ काम क्यों नहीं कर रहा? UN कुछ नहीं कर रहा, पढ़ेंगे क्यों नहीं कर रहा, क्या दिक्कत है? ये सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। जो आज के टाइम पे नॉर्मल इंसान सबको पता होनी चाहिए ये बातें। ये सबको पता होता है। अमेरिका, ईरान, आप किसी से पूछ लो ऑपरेशन सिंदूर क्या, वो बता देगा। लेकिन लड़ाई क्यों हो रही है ये नहीं बता पाएगा ना। अब किसी पूछ लो पानी और खून एक साथ क्यों नहीं बह सकता, बता पाएगा क्या? पानी क्यों नहीं बह सकता, उसको पता ही नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी हो रखी है हमारे साथ, तो क्या करेगा वो? बस ऐसे है कि पानी को रोक दो, सिंधु को पानी डैम बना के रोक दो, झेलम को रोक दो। अरे पानी रोक देंगे तो हम बाढ़ में डूब जाएंगे ना, और हम ऐसे रोक नहीं सकते जो जोश में रोक दो। ये आपको समझ में आएगा। फाउंडेशन, इसी वजह से फाउंडेशन स्टार्ट किया। तो देखो आपको पॉलिटी पढ़ा के नेता नहीं बनाना है, आपको एक जागरूक नागरिक बनाना है। ये सबसे बड़ा एक क्या है इस सीरीज का एम है। आई होप आपको अब तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमने ये पूरा देख लिया, जल्दी से हम बेसिक्स देख लेते हैं। अब देखो हम ना सीधे स्टार्ट करते हैं हम सीधे चैप्टर पहले को हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अब आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं। हमारे वर्ल्ड में एक देश है क्यूबा, ठीक है। क्यूबा में कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे मतलब इस एक्सीडेंट से पूरी दुनिया डरने लगी थी। पूरी दुनिया को पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। कुछ इमेजिन करो कि आप घर में बैठे हो, आपके आसपास न्यूक्लियर वेपन गिरे और आप 1 सेकंड में धुआं बन जाओ। सोचो, आप तो खुशी में हो कि हम कल ये करेंगे, हम आज वो करेंगे, हम इतने खुश हैं, इतने दुख है, कुछ मैटर नहीं करता। आपके शहर के आसपास एक न्यूक्लियर बम गिरा और आप 2-3 सेकंड में धुआं हो गए। यू कांट इमेजिन। बस यही क्यूबा में हुआ था, पूरी दुनिया डरी हुई थी। क्यूबा में क्या हुआ? 1962 में क्यूबा में यूएसएसआर ने अपने न्यूक्लियर वेपन क्या कर दिए, तैनात कर दिए। अब सबसे बड़ी बात आती है क्यूबा है कहाँ पे? देखो ये आपने वर्ल्ड मैप है, ज़रूर वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा। अगर हम 12th के लिए पढ़ रहे हैं तो आपने 11th पहले से पढ़ रखी होगी, और 11th क्लास में आपने पक्का से ही वर्ल्ड मैप देखा होगा। अगर आप वर्ल्ड मैप नहीं देखा तो आपने 6th क्लास में तो पढ़ा ही होगा ना, हमारे 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। तो बस वही बात है, जस्ट अमेरिका के नीचे यहाँ पे हमारा एक बहुत ही छोटा आइलैंड कट, ये इतना बड़ा नहीं है तो मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे बहुत ही क्या एक छोटा सा आइलैंड कट है जिसका नाम है क्यूबा, ठीक है। अब दिक्कत क्या आती, ये है अमेरिका, जो आपको येलो कलर में दिख रही है अमेरिका है। जो यहाँ पे बहुत छोटा कंट्री दिख रही है आपकी क्यूबा आइलैंड है, ठीक है। अब देखो अमेरिका और यूएसए और यूएसएसआर दोनों आपस में दुश्मन थे। सबसे पहली बात, दोनों आपस में दुश्मन क्यों बने? सबसे पहला क्वेश्चन, आपस में दुश्मन क्यों बने? छोड़ दो, मैं बताऊंगा, रुक जाओ एक बार, छोड़ दो, सस्पेंस रखो, दोनों दुश्मन क्यों बने। अब देखो इसमें हुआ क्या, क्यूबा में सरकार, क्यूबा किसके पास? अमेरिका के पास है। और क्यूबा किसके कंट्रोल में था? यूएसएसआर के कंट्रोल में था। क्यूबा में साम्यवादी सरकार, जिसको सोशलिस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं, वो थी। भूल जाओ क्या होती है क्या नहीं होती, बस याद एक बार सुनो। अमेरिका के पास एक क्यूबा देश है, वहाँ पे किसका कंट्रोल था? यूएसएसआर का कंट्रोल था। अब इस देश के अंदर यूएसएसआर ने अपने न्यूक्लियर वेपन तैनात कर दिए थे। अब इमेजिन करो आपके दुश्मन इतने पास में आके बैठ जाए तो आपको क्या लगेगा? आपका बहुत बड़ा जानी दुश्मन है, आपके पड़ोसी के घर में बैठ गया बंदूकें लेके, डेली फायरिंग प्रैक्टिस कर रहा है, तो इधर उधर उधर आवाज़ जा रही है, डेली प्रैक्टिस कर रहा है। तो आप सोचो ना, आपको इसे दिन रात धड़ मतलब धड़कने तेज होने लग जाएगी, आपको रात को नींद नहीं आएगी, आप सोओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पड़ोसी के घर वाला दुश्मन घर में आके मार देगा। ये होगा ना, ये अमेरिका के साथ हुआ। अमेरिका जस्ट पड़ोसी देश क्यूबा, उसमें आपका सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया का यूएसएसआर आके बैठ गया। और बैठ भी नहीं गया, सबसे बड़ा हथियार लेके आया जिसको न्यूक्लियर वेपन बोलते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया को पता था, जापान पे जब हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बम गिरा तो क्या हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा था। सेम क्यूबा में ही न्यूक्लियर वेपन था। अब इसकी रेंज क्या थी? 2/3, पूरे अमेरिका का 2/3 इस न्यूक्लियर वेपन के कंट्रोल में था। मैं अभी लोकेट करके बता देता हूँ आपको। देखो ये ना रेंज है न्यूक्लियर वेपन की पूरा। अगर आपके पास कहीं पे भी न्यूक्लियर वेपन आप गिरा सकते हो, पूरे अमेरिका का 2/3 हिस्सा आप तबाह कर सकते हो। सोचो अमेरिका के लोगों में कितना डर था। बस किस्मत ये रही कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, दोनों के बीच में अटैक नहीं हुआ। तो 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट अपने कोल्ड वॉर का पीक टाइम था। अब दिक्कत आती है ये दोनों देश लड़े क्यों हुआ, तो इसके लिए हमको समझना पड़े। आपको मैं चैप्टर्स दिखा देता हूँ हमने कहाँ से शुरुआत की। देखो मैंने बोला था मैं इंग्लिश में भी बोलूँगा, लेकिन ये नोट्स में हिंदी में रखूँगा क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है।
देखो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, इस अध्याय में हम यह साफ होगा कि किस तरह दो महाशक्तियाँ कौन, अमेरिका और सोवियत संघ मतलब रसिया वर्चस्व शीत के अंदर के युद्ध में था। ठीक है, ये तो रहने दो। अब देखो ये है क्यूबा मिसाइल संकट, ये आप सारा इसमें पढ़ लेना जो मैंने बताया था। देखो ये आपके ना यहाँ पे है क्यूबा, ये रहा क्यूबा, इस क्यूबा में मिसाइल संकट थी और ये पूरा अमेरिका, देखो अमेरिका पूरा कितना कंट्रोल में है, समझ रहे हो ना। बस ये अब क्यूबा मिसाइल संकट हो गया। अब ये रहा आपके शीत युद्ध, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा क्राइसिस, ठीक है, 90 कहीं कहीं पे 1961 मिलता है, कहीं पे 1962 मिलता है। ये पूरी दुनिया में ऐसा डेट था तो ये पूरी दुनिया को डरा दिया, ये मैंने बता दिया क्या बना दिया। अब देखो सिंपल, आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पता होगी क्या थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी 1949 से। अब हम ना पूरा बैकग्राउंड पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा बेसिक से। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्यों ये भी बताऊंगा मैं, 1949 से 1948। चलो मैं ऐसा करता हूँ सीधा नोट से ही बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स है, मैं ना डिस्कस करता रहूँगा पूरा, नोट्स ना इंग्लिश में रहेंगे, ये ध्यान रखना। अब देखो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम क्या था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुई थी, 1914 से 1918 के बीच, 1914 से लेकर 1918 के बीच में। ठीक, किस किस के बीच में है, दो देशों के बीच में, दो देशों के ग्रुप के बीच में। एक ग्रुप का नाम था अलाइड पावर्स, दूसरे का नाम क्या था, सेंट्रल पावर्स। इनको ना आप धुरी राष्ट्र, ठीक है, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र बोलते हैं। सॉरी, अलाइड पावर को बोलते हैं मित्र राष्ट्र और सेंट्रल पावर को बोलते हैं धुरी राष्ट्र। ठीक है, ये नाम आप हिंदी में पढ़ सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगा। अब अलाइड पावर्स में कौन कौन से थे, अलाइड पावर में ये बस एक ग्रुप का नाम है और कुछ नहीं है कि ग्रुप का नाम दे दिया, जैसे मान लो ग्रुप का नाम दे दिया, BTS दे दिया, कॉकरोच जनता पार्टी दे दिया, और मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहे, और अलग अलग नाम दे दिए, तो बस क्या अलाइड पावर्स बोल दिया उनको, अलाइड पावर्स। ठीक है, अब यूके मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, जो भारत पे कंट्रोल किया था ना इसने इंग्लैंड अंग्रेजों ने, वो यूके। फ्रांस, रसिया को उस टाइम पे यूएसएसआर नहीं कहते थे। ठीक है, उस टाइम रसिया ही था। तो ये हो गए। दूसरी तरफ कौन थे, इनके सामने कौन लड़ रहे थे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ओटोमन एम्पायर लड़ रहे थे। ठीक है, अब तो ये लड़ाई शुरू कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट ये, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे ना तो वो तो वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगी बच्चा। आराम से सिंपल एक पॉइंट याद रखो कि ऑस्ट्रेलिया की डेथ, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रिंस थे उनकी डेथ हो गई, पता नहीं क्यों हुई, किसने मारा, डेथ हो गई अनजान तरीके से। ऑस्ट्रेलिया को शक था फ्रांस पे, यूके पे। ठीक है, यहीं से लड़ाई स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब इन देशों ने इनके ऊपर अटैक किया और इनके वालों ने इनके ऊपर अटैक किया, ऐसे धीरे धीरे लड़ाई बढ़ती रही। सिंपल, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझना है। अगर आपको ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि मेरे को तो समझना है ऑस्ट्रेलिया प्रिंस की डेथ कैसे हुई, उसको किसने मारा, ये वो, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री की कोई भी बुक छोटी सी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप ना कोल्ड वॉर पढ़ रहे हो जो आपकी बुक से हट गया है। कोल्ड वॉर के भी आप इतने डिटेल में पढ़ रहे हो तो उसका रीज़न जानने की जरूरत नहीं है। सिंपल याद रखो वर्ल्ड वॉर हुई थी, ये डेट याद रखो, ये अलाइड पावर्स याद रखो। ये ना देश याद रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि 4-5 देश थे, इसमें 25+ देश थे, इसमें भी 20+ देश थे, सारों के नाम याद नहीं। ये वो मेन कंट्री थे जो आगे थे, सबसे आगे थे, जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर थी। और ये आपको नाम देखो याद रखने ही पड़ेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा नाम रिपीट होंगे। तो अच्छा ना, अभी आप याद कर लो। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रिंस की डेथ हो गई थी, किसने मारा पता नहीं, तो एक देश दूसरे देश पर अटैक करने लगा। इसका रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट ये रहा कि जो आपके सेंट्रल पावर था वो सारे के सारे क्या हो गए, हार गए। जीता कौन, यूके जीता, फ्रांस जीता, रशिया जीता और अमेरिका भी जीता, क्योंकि अमेरिका बाद में लड़ाई में आ गया था। अमेरिका शुरू में लड़ाई में नहीं था, बाद में आया था। ठीक है, तो इन सब के बीच में क्या हुई, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई 1919। अब ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको याद रखना है कि कौन से देश थे और इसका रीजन क्या था। ठीक है, अब देखो इस वर्ल्ड फर्स्ट वॉर में बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 19 से 20 लाख लोग मरे थे। अब जब इतने लोग मरे हैं तो पूरी दुनिया को क्या टेंशन होगी। युद्ध तो खत्म हो गया, युद्ध को छोड़ो, अब युद्ध के बाद क्या हुआ वो सोचो। इतने से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग मर रहे हैं, इधर उधर प्रदूषण हो रखा है, खाने के लाले पड़ रखे हैं, कुछ काम लोगों के पास बेरोजगारी है, एक देश दूसरे देश पर विश्वास नहीं कर रहा है, ना ही सामान भेज रहा है एक दूसरे को, सब सारी प्रॉब्लम चल रही है। क्या पता कौन सा देश किस पे हमला करते हैं, कुछ पता नहीं है। तो सारे देश मिलकर क्या करेंगे, सोचो आपकी क्लास में 2 ऐसे बच्चे जो लड़ाई करते हैं, किसी दूसरे को मारपीट करते हैं, क्या भरोसा उनका। इसके लिए उनकी देखभाल करने के लिए क्लास टीचर होना चाहिए क्लास में। क्लास टीचर की प्रेजेंस में बच्चे लड़ाई नहीं करेंगे। अब देखो वो लड़ाई कर ले तो वो अब उनकी अलग बात है, लेकिन आइडियली यही तो है ना कि टीचर की प्रेजेंस में लड़ाई नहीं करेंगे। सेम पूरी दुनिया के देशों ने यही सोचा, आगे इन फ्यूचर कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हो, उसको रोकने के लिए हमने एक क्या बनाया, एक संस्था बनाई, एक इंस्टीट्यूशन बनाया, उसका नाम क्या था, लीग ऑफ नेशन
1920। ये आपको याद रखना है कि हमने देशों के बीच इन फ्यूचर लड़ाई नहीं हो, इसके लिए हमने क्या बनाया, लीग ऑफ नेशन बनाया, ठीक है। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, आपने लीग ऑफ नेशन बना लिया, फिर भी लड़ाई हो गई। लीग ऑफ नेशन का क्या कहा था, लड़ाई को रोकना, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, हो गया। इसमें एक दो जरूरी बातें याद रखनी है। ट्रीटी ऑफ वर्सिल में याद रखो या मतलब को बस सुन लो। ट्रीटी ऑफ वर्सिल क्या थी, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ये सब हार गए थे। जर्मनी के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या करती, देखो जब भी कोई देश हारते हैं ना तो उनके ऊपर मतलब शर्तें थोप देते हैं कि हम आपसे जीतते हैं तो आप हमें थोड़ा पैसा दो क्योंकि हमारा नुकसान हुआ है, आप हमें ये दो, आप हमें वो दो, आप ये नहीं कर सकते। अब जब लड़ाई होती है तो उनको बोलते हैं ना कि आप अपने पास हथियार मत रखो, ये मत रखो, तो इसी को मतलब ट्रीटी बोलते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्सिल्स में यही हुआ था। अब जर्मनी की इतनी गलती नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया के प्रिंस को मारा था ना तो गलती ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की थी, फिर भी जर्मनी के लोगों पे पता नहीं बहुत ज़्यादा अपमानजनक शर्तें थोप दी। अपमानजनक शर्तें क्या थी, सबसे पहले आप 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकते। ये क्या बात हुई, उस टाइम का ज़माना लड़ाई का ज़माना था, लड़ाई एक देश दूसरे देश पे अटैक कर रहा था, आप सेना नहीं रख सकते, ये तो कोई बात जची नहीं। फिर दूसरी क्या थी, आप वायुसेना मतलब एयरफोर्स नहीं रख सकते, वाह एयरफोर्स। फिर क्या थी, सबसे देश का सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है, उसकी इकोनॉमी। जर्मनी में एक रीजन है जो आप ना जियोग्राफी में पढ़ोगे, रीजन मतलब जगह है। जर्मनी एक जगह है जिसको आप बोलते हो राइन क्षेत्र। राइन क्षेत्र क्यों, यहाँ पे ना एक राइन रिवर है, राइन नाम की एक नदी है, उसके आसपास का क्षेत्र क्या हो जाता है, राइन क्षेत्र। इस क्षेत्र में दुनिया का सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट कोयला मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट कोयला मिलता है। और उस टाइम एनर्जी किससे बनती थी, कोयले से बनती थी। इंजन भी, अरे जैसे इंजन मतलब रेलगाड़ी भी कोयले से चलती थी। आपने देखा होगा फिल्मों में कि एक इंजन होता है उसमें कोयले डालते हैं, आग जलती है, उससे रेलगाड़ी चलती है। तो उससे अब राइन क्षेत्र का 40% कोयला किसको देना था, जो देश जीत गए उनको देना। ये क्या, आपने सेना हटा दी, वायुसेना हटा दी, कोयले का उन्हें दे दिया, ये तो सही नहीं हुआ। इन सब अपमानजनक ट्रीटी से किसका उदय हुआ, वहाँ का एक बहुत बड़ा नेता था जिसका नाम था हिटलर, एडोल्फ हिटलर। ये तो आपने नाम जरूर सुना होगा, उसका राइज हुआ, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसकी वजह से हुई। दूसरा एक और बात याद रखनी है, ये जो अलाइड पावर्स है आपके, अलाइड पावर्स, इसमें इटली भी पहले इनकी साइड था, इटली यूके फ्रांस इन सब की साइड में था। दिक्कत क्या हुई, दिक्कत हुई कि जब ये सब देखो, जब भी अटैक करता जो खजाना मिलता है उनको मिल बांट के खा लेते हैं, लेकिन इटली को बहुत ज़्यादा कम मिला। अब देखो वो क्या बात हुई है तो मेरे को तो नहीं पता इटली को क्यों कम मिला ये वो, लेकिन इटली को बहुत कम मिला ऐसा लोग बोलते हैं। तो इन्होंने आगे जाके जर्मनी को भड़काया कि देखो अमेरिका फ्रांस यूके ने आपके ऊपर कंट्रोल किया था, आपके ऐसे ऊपर शर्तें लगा दी। ये कोई बात होती कि आपको सेना नहीं रखने देते, एयरफोर्स नहीं रखने देते, आपका कोयला उनको दे दो 40%, ये तो बात नहीं होती। मतलब इटली ने भड़काया था। जर्मनी के लोग शांति से रहने वाले थे, इटली ने भड़काया था। इनने बढ़ाया कि ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जो युद्ध के बिना मर जाए, लड़ाई करना तो व्यक्ति का धर्म होता है। एडोल्फ हिटलर इससे प्रभावित हो गए, तो हिटलर ने कमान संभाल ली जर्मनी की। हिटलर कैसे बना, पहले नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से था, हिटलर सेना में भर्ती हुआ, फिर धीरे धीरे उसने अपनी सैनिक गुणवत्ता दिखाई कि कैसा आर्मी में एक काम करते हैं, तो धीरे धीरे वो पूरे आर्मी का हेड बन गया। फिर उसके स्पीच देने की काबिलियत भी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने ऐसे स्पीच दिए कि पूरी मतलब युवा पीढ़ी को पूरा अट्रैक्ट कर लिया उन्होंने। जब भी भाषण देते थे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो भाषण देने की कला बहुत अच्छी थी, लेकिन वो है कि गलत वे में ले जाए थे, वो लड़ाई के लिए उसका रहे थे वो। तो हिटलर की वजह से हो गया। तो हिटलर जर्मनी में था, जर्मनी ने क्या किया, सबसे पहले फ्रांस पे अटैक, पोलैंड पे अटैक किया, फ्रांस पे अटैक किया। जो देश पहले उन सबको अटैक किया, फ्रांस पोलैंड, सबसे ज़्यादा तो यूके, 7 दिन और रात तक बम बरसाई उन पर, बम कंटिन्यू। सोचो कितना गुस्सा था हिटलर के मन में। अब हिटलर ने अटैक किया यूके फ्रांस, उन्होंने रशिया को नहीं छोड़ा। रशिया के जैसे रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उन्होंने रशिया के अंदर जाके उनको मारा। लेकिन वही है कि वो अंदर जाके मतलब ले गए तो बहुत ज़्यादा सैनिक ले गए थे। मतलब ऐसे कुछ लोग थे कि 50-60 हज़ार के आसपास सेना ले गए थे, उनमें से बस 3 से 4 हज़ार सेना वापस आई हिटलर की। ऐसा क्यों हुआ, ना युद्ध हुआ ना ही कुछ और हुआ, बस ठंड की वजह से लोग मर गए, क्योंकि जर्मनी में इतनी ठंड नहीं पड़ती और रशिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका साइबेरियन प्लेट्यू वहाँ पे, तो वहाँ के लोग तो अडोप्ट है ना, मतलब पहले से उनको आदत पड़ रखी है कि हाँ हमारे सर्दी पड़ती है तो हम ये कर लेंगे। जर्मनी हिटलर की सेना इतने ज़्यादा नहीं थी। जैसे ही जर्मनी रशिया की ओर गया, मैं ना एक बार मैप दिखा देता हूँ आपको, हाँ इस वाले मैप में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये वाला है जर्मनी, ये मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला है जर्मनी, ठीक है। अब इन्होंने पोलैंड पे अटैक किया, फ्रांस पे अटैक किया, ब्रिटेन पे अटैक किया, इन सबको कंट्रोल कर लिया। लेकिन सोवियत संघ जैसे इधर जा रही है, अब ये देखो धीरे धीरे अपनी सेना लेके इधर जा रहे हैं, ठीक है। अब जरा हिटलर ने क्या गलती की, एक तो पहले उन्होंने अपनी क्लाइमेट कंडीशन नहीं देखी, क्लाइमेट मतलब वहाँ की ठंडी कैसी है सर्दी कैसी है कंडीशन नहीं देखी। दूसरी, उन्होंने अपना घर खाली कर दिया,
हिटलर बिना किसी यहाँ की जिम्मेदारी सौंपे हुए, बिना किसी यहाँ पे जिम्मेदारी सौंपे हुए सीधे रशिया की ओर चले गए। जब आप रशिया की ओर जाओगे तो आपका घर तो खाली हो गए ना, तो बाकी सेनाएं क्या करेंगे, बाकी सेनाएं यहाँ पे अटैक करेंगे। तो यही हुआ हिटलर के साथ। जैसे ही वो फ्रांस सोवियत यूनियन से लौटे तो सामने उनके बाप दादे तैयार थे ब्रिटेन सेना लेके, तो उनको घेर के मार दिया और पीछे से रशिया की सेना आ रही थी। ठीक है, अब इतना समझने की बात, इसी बीच एक और इंसिडेंट हुआ। इसी बीच क्या हुआ, उधर जापान, देखो जापान है ना, इसमें यहाँ पे दिखा देता हूँ। जापान, ये वाले जो येलो में कंट्री दिख रही है ना, येलो कंट्रीज, ये वाले जापान है। अब जापान की अलग से कहानी चल रही है। जापान इतना पावरफुल हो गया, ये अब मैं मत पूछना ये इतना पावरफुल कैसे, ये सब चीज़ों में नहीं पूछना होता है ना, खुद पढ़ोगे ना आगे जब कॉलेज में जाके, तब ऐसे पता चलेगा कि हाँ सब कुछ जानने में कितना अच्छा लगता है। अब जापान बहुत पावरफुल हो गया, उन्होंने सबसे पहले चाइना पे कंट्रोल किया। ये चाइना, ये जो आप रेड कलर में देख रहे हो, ये सब चाइना है। ये इतना छोटा सा जापान चाइना पे कंट्रोल कर लिया, सोचो क्यों, बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया था ना, इतना पावरफुल कि इसको घमंड आ गया था। बस वही है, जर्मनी ने मदद मांग ली कि छोटे भाई बड़े भाई जो भी बोला वो, कि हमारी हेल्प करो, हम अकेले देश होके 4-5 देशों से अकेले लड़ रहे हैं। तो जापान ने हेल्प कर दी। जापान ने हेल्प क्या की, इन्होंने जोश जोश में आके अमेरिका पे पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। देखो अब है ना, आपको जियोग्राफी पता होगा, ये ना पूरी पृथ्वी गोल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी पृथ्वी आपस में कनेक्टेड है। तो आप अगर इस साइड जाओगे तो आप ना गोल घूम के इस साइड से निकलोगे। समझ रहे हो ना क्या बात हो रही है, बस वही है। यहाँ पे ना एक छोटा सा आइलैंड था, किसका आइलैंड था, अमेरिका का आइलैंड था, उसका नाम था पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर, ये ना उस टाइम अमेरिका का सैन्य ठिकाना था। सैन्य ठिकाना मतलब यहाँ पे उसके नेवी शिप जहाज सर यहाँ पे खड़े रहते थे। सोचो, ये 1945 की बात है। 1945 में इतने से छोटा आइलैंड पे अमेरिका इतनी बड़ी सेना थी। यहाँ पे 40 न्यूक्लियर सबमरीन थी। न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब ऐसी सबमरीन जिसके पास न्यूक्लियर वेपन थे। सोचो आज के टाइम 2026 में इंडिया के पास न्यूक्लियर इतनी नहीं है जितनी उस टाइम बस एक आइलैंड के पास थी। सोचो कितना बड़ा सैन्य ठिकाना था। तो जर्मनी ने इसी को टारगेट किया। जर्मनी में यहाँ पे अपने फाइटर प्लेन भेजे और इस ठिकाने को पूरा तबाह कर दिया। बस और क्या था, इसी की वजह से अमेरिका ने जापान पे अटैक किया। उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाया, फिर न्यूक्लियर वेपन जापान पे गिराया। कौन से दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। 7 अगस्त और 9 अगस्त 1945 ये उनके डेट थे। डेट वगैरह सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस छोटी मोटी स्टोरी याद रख लोगे, ये सब कुछ हुआ था। इसी के साथ है ना, देखो मैं आपके ना बुक में 2 लाइनें लिखी है वो बता देता हूँ। देखो, जो अमेरिकी सैनिक थे उन्होंने जापान पे अपना झंडा फहराया क्योंकि एटम बम गिरा दिया था। जो सोवियत संघ थे, मतलब जो यूएसएसआर थे, उन्होंने किस पे अपना झंडा फहराया, जर्मनी पे। तो क्या हुआ, 2 देश सबसे पावरफुल देश थे, उन दोनों ने क्या किया, एक ने जर्मनी को हराया, इसने जर्मनी को हराया यहाँ पे, और वहाँ पे किसने किसको हराया, अमेरिका ने जापान को हराया। तो 2 सबसे पावरफुल देश जो जर्मनी और जापान थे वो हार गए। वो किससे हार गए, अमेरिका और रशिया से हार गए। अब वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, अमेरिका, ठीक है। जो वर्ल्ड वॉर सेकंड था उसका रिजल्ट क्या रहा, यूएसए बीट जापान। अब देखो इतनी तो इंग्लिश आनी चाहिए, यूएसए बीट जापान। यूएसए ने जापान को हरा दिया न्यूक्लियर अटैक करके, और यूएसआर बीट जर्मनी। अब ये 2 छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसी की वजह से कोल्ड वॉर होगी, वो मेरे लगता है कि हम ना अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं रिजल्ट बता देता हूँ कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के रिजल्ट क्या कह रहे हैं। इसके रिजल्ट देखो, आपने लीग ऑफ नेशन बताया था, याद आ रहा है लीग ऑफ नेशन क्यों बना था। लीग ऑफ नेशन बना था इन फ्यूचर लड़ाई को रोकने के लिए। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी तो इसके आगे और कोई लड़ाई नहीं हो, इसके लिए रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन बना था। लेकिन इसके आगे तो वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गई ना, तो ये लीग ऑफ नेशन किस काम का, ये तो फर्जी हो गया ना। तो अब सारे देशों ने मिलकर देखो, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड फर्स्ट वॉर से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक रही थी। उसमें तो 19-20 लाख लोग मरे, इसमें 60 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे। 60 लाख, सोचो कितनी बड़ी हिंसा हुई थी। अब इन आगे फ्यूचर इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हो, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो इन फ्यूचर कभी भी। उसके लिए हमें एक न्यू इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ेगी जो पहले वाले से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, समझ रहे हो ना। उसके लिए हमने क्या बनाया, उसके लिए हमने यूनाइटेड नेशन बनाया, जिसकी अभी बात पहले वीडियो में अभी की थी थोड़ी देर पहले, जिसको हमने यूएन बोला था। तो इतनी सारी बातें आ गई समझ में। और देखो इसका रिजल्ट क्या रहा, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। अब जो आपके मन में इतने देर से डाउट चल रहे थे ना कि कोल्ड वॉर क्या है, शीत वॉर क्या है, ये सब अभी समझ में आएगा कि कोल्ड वॉर क्या है। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, अभी तो हम इतना ही करेंगे इस एक वीडियो में। इस इतने अभी तक जितने भी रिलेटेड आपके डाउट है ना वो आप पूछ लेना, हम अगले वीडियो में सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं ना जल्दी से समराइज़ कर देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या किया। देखो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि 2 अलग अलग हैं, ये 2 हमको पढ़ना है, किसके लिए, हमें कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ना है, ये हमने बता दिया। फिर हमने एक स्टोरी से क्या देखा, इन सब में लिंकेज देखा
कि सारे 9 के 9 चैप्टर एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा रिलेवेंस क्या है इसकी। रिलेवेंस हमने पढ़ लिया कि आपको एक नेता नहीं बनना है, पॉलिटी पढ़ गए कि हम नेता बनेंगे, आपको एक जागरूक नागरिक बनना है, अवेयर सिटीजन बनना है, ठीक है, हमने ये पढ़ा था। फिर हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था क्यूबा क्राइसिस के बारे में। क्यूबा क्या था, अमेरिका में और यूएसआर में लड़ाई चल रही थी, उन्होंने मिसाइल तैनात कर दिए थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में क्या हो गया था, ऐसे डर का माहौल फैल गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले देखा हुआ है ना कि जापान पे अटैक होता, देख लिया उन सब ने कि अगर जापान पे अटैक होता तो कितनी बड़ी दुविधा होती है, कितने लाखों लोग मर जाते। इवन आज भी वहाँ के बच्चे रेडियो एक्टिव से इफेक्टेड होते हैं, न्यूक्लियर वेपन से रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है, ये सब साइंस की बातें हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, एक मिनट रुकना। फिर हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कैसे हुई थी, क्या हुई थी, जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रिंस ने इनने लड़ाई स्टार्ट कर दी, फिर रिजल्ट क्या हुआ, ये सब हमने पढ़ लिया। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, हिटलर का राइज ऑफ हिटलर हुआ, हिटलर की वजह से लड़ाइयाँ हुई, ये सब हमने पढ़ लिया। फिर रिजल्ट क्या रहे, यूएसआर 2 पावरफुल नेशन बन गए, यूएसए और यूएसएसआर। फिर यूनाइटेड नेशन बना और फिर क्या हुई, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से पढ़ेंगे कि कोल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करना और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।